सो हेलो एवरीवन, आई होप गाइज यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जेईई एडवांस की चालू कर दी होगी। ठीक है, तो करियर पॉइंट आप लोगों के लिए बच्चों लेकर के आए 45 डेज का रैपिड रिवीजन कोर्स, जिसमें हम लोग जेईई एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, जेईई एडवांस जिस तरीके का जेईई एडवांस का पेपर पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर हम लोग आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आइए तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। Question number 1 is saying the sphere is rolling without a slipping on a fixed horizontal plane surface. In the figure, A is the point of contact, B is the center of the sphere, and C is the topmost point. ठीक है, और चार ऑप्शन हमको दिए हुए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला है कि एक स्फेयर है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां रहेगा बच्चा? रेस्ट पर रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट। बस खेल खत्म हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रेस्ट पे रहने का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ए है ना, तो यानी कि पॉइंट ए का वेलोसिटी बच्चों जीरो होना चाहिए। पॉइंट ए का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और दूसरी बात इसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे चल रहा है, बी इसका सेंटर पॉइंट है और सी इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो हमको पॉइंट ए का वेलोसिटी तो पता लग गया, पॉइंट ए का वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि पॉइंट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम कर रहा है। अब आगे अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी क्वेश्चन प्योर रोलिंग पर बेस्ड है, अगर यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों मोशन हो रहे होंगे, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले बॉडी के पास एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होना चाहिए। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कौन सा होना चाहिए? जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगा। तो सारे पॉइंट्स के पास सेम वेलोसिटी होगा जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होता है। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट बी हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। मान क्या लेते हैं? स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पॉइंट बी ही होगा। ठीक है, जो कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो पॉइंट बी का वेलोसिटी अगर मैं कहूं तो पॉइंट बी का वेलोसिटी हम लोग वी आई कैप कह देते हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी आगे चल रहा है ऐसे। अब अगर पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए के पास एक वेलोसिटी इधर होगा, किसकी वजह से? सेंटर ऑफ मास की वजह से, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वी। ठीक है जी, और पॉइंट बी के पास क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इस रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी इधर होगा। वो कितना होगा? लेट्स सपोज ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता है, तो इसके पास पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पॉइंट सी की वेलोसिटी देखिए, पॉइंट सी के पास वेलोसिटी, एक वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की वजह से होगी आगे की तरफ, ये हुई ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी, और दूसरा रोटेशन की वजह से एक वेलोसिटी होगा। वो कितना होगा? वो हमारे पास होना चाहिए आर ओमेगा। ठीक है, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं। पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? पॉइंट ए का वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज वी माइनस आर ओमेगा आई कैप। ठीक है, जो कि जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो v का वैल्यू कितना आ गया? आर ओमेगा के इक्वल, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, पॉइंट सी का वेलोसिटी देख लेता हूं। पॉइंट सी के पास वेलोसिटी कितना होगा? v प्लस आर ओमेगा आई कैप। ठीक है, आर ओमेगा को हम लोग v लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया? 2v आई कैप के बराबर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट सी का वेलोसिटी। अब आइए ऑप्शंस को चेक करता हूं। पॉइंट सी, वीसी माइनस वीए, वीसी माइनस वीए देखेंगे तो वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर कितना हो गया भाई? वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2v आई कैप। ठीक है, और दूसरा हमको बोला है वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी वेक्टर देखूंगा बच्चों, तो वीबी का वैल्यू कितना है? वी आई कैप, वी आई कैप माइनस वीसी वेक्टर का वैल्यू कितना है? 2v आई कैप, 2v आई कैप, एंड दिस इज माइनस वी आई कैप, माइनस वी आई कैप। अभी कहता है फर्स्ट ऑप्शन वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है VC माइनस VB, VC माइनस VB कैलकुलेट कर लेते हैं। VC माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चा? VC वेक्टर माइनस VB वेक्टर हमारे पास V आई कैप के बराबर आएगा। ये हो गया VC माइनस VB। ठीक है, आगे बात करूंगा VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर की बात करेंगे तो VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर कितना आता है? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच? V आई कैप। क्या ये बराबर हैं? यस, ये दोनों इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
ठीक है। ऑप्शन सी चेक कर लेता हूं। ऑप्शन सी को अगर चेक करना है, ये हमने ऑप्शन ए चेक किया था, दिस इज फॉर ऑप्शन ए। ये हमने बी को चेक किया, यहां हम लोग सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है वीसी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड, तो वीसी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 2v के बराबर होगा, 2v के बराबर होगा। vb माइनस vc का वेक्टर, vb वैल्यू vb वेक्टर माइनस vc वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। अब ये कहता है ये वाला वेक्टर ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज vc वेक्टर, ये सी ऑप्शन के लिए चेक किया, डी ऑप्शन के लिए चेक करेंगे, डी ऑप्शन के लिए चेक करता हूं, तो vc वेक्टर माइनस va वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ vc वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर कितना आने वाला है? हमने अभी कैलकुलेट किया था vc माइनस va, कितना है ये? 2vi कैप, किसके बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड? 2v के बराबर होगा। vb का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? vb का मैग्नीट्यूड v के बराबर, vb का मैग्नीट्यूड हमारे पास v के बराबर है। क्या ये 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल आता है? क्या ये vc माइनस va वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू vb वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स के इक्वल आता है? नहीं आता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है हमारे पास में। ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर, मैट्रिक्स मैच द कॉलम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। Trajectories are shown in the figure for 3 kicked footballs. Initially vertically and horizontally components are uy and ux. ठीक है, इनके इनिशियल कंपोनेंट है uy और ux, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट uy बोला गया है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कॉलम सेकंड एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन कॉलम 1। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करता है, uy बाय ux के बारे में बात करता है, ux के बारे में बात करता है और ux इंटू uy के बारे में बात करता है। ग्रेटेस्ट फॉर a, ग्रेटेस्ट फॉर c, ग्रेटेस्ट फॉर ab एंड ग्रेटेस्ट फॉर b एंड c। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? क्या मैक्सिमम हाइट a का और मैक्सिमम हाइट b का बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या मैक्सिमम हाइट ऑफ a, क्या मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट ऑफ a h maximum for a is equals to h maximum for b, और ये क्या बड़ा होगा किससे? मैक्सिमम हाइट, किसकी मैक्सिमम हाइट? c की मैक्सिमम हाइट। क्या ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिलती है? बिल्कुल मिलती है। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? b का और c का रेंज बराबर है, b और c का रेंज बराबर है और किससे बड़ा है? a से बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है? a से बड़ा है। b का रेंज बड़ा है बच्चों, ठीक है, इसको यहां यूज कर लेते हैं। रेंज ऑफ b इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ c, और ये किससे बड़ा है? रेंज ऑफ a से बड़ा है। ये इंफॉर्मेशन हमको इस डायग्राम से मिल रही है। bc का रेंज बराबर है, a से बड़ा है रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट a और b का बराबर है और बड़ा है किससे? c से। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है यहां से। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं, क्या हम ux और uy कंपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं? ux और uy की बात करूं, अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल है, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया ये थीटा एंगल के साथ में, तो ux कितना हो जाएगा बच्चों? u cos थीटा के बराबर, और uy हो जाता है u sin थीटा के बराबर। दिस इज u sin थीटा। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का h मैक्सिमम का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या मैं इसको लिख सकता हूं uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g? बस क्वेश्चन खत्म। इक्वेट करो यहां पर uy फॉर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर फॉर b डिवाइडेड बाय 2g इज ग्रेटर देन uy स्क्वायर फॉर c डिवाइडेड बाय 2g। यानी कि y डायरेक्शन का वेलोसिटी a के और y डायरेक्शन में वेलोसिटी b का बराबर होगा, और सबसे ये दोनों का क्या होगा? y डायरेक्शन का वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस a और b के लिए बराबर है, बट c से क्या है? बड़ा है, c से बड़ा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया है। आगे चलता हूं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2ux इंटू uy डिवाइडेड बाय g। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, 2ux इंटू uy बाय g। और प्रोजेक्टाइल हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया तो रेंज फॉर b के लिए मैं लिख सकता हूं ux
for B and uy for B is equals to ux for C into uy for C is greater than ux for A into uy for A। देखिए, अगर ये क्वांटिटी इक्वल करना है बी और सी के लिए, क्वांटिटी को इक्वल करना है, तो जरा यहां पर देखिए वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बी के लिए बड़ा है, बी का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बड़ा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई फॉर बी इज व्हाट, ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई देन सी। ठीक है, तो यहां से मैं एक इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स फॉर बी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, इनिशियल वेलोसिटी फॉर एक्स देन सी। ये क्वांटिटी छोटा होगा इससे, तभी तो इसको इक्वेट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वांटिटी बड़ा है इससे, तो डेफिनेटली इस वाली क्वांटिटी को छोटा होना पड़ेगा इससे। ये इंफॉर्मेशन यहां से मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फॉर बी इज व्हाट, लेस देन इनिशियल वेलोसिटी फॉर अलोंग एक्स एक्सिस फॉर सी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। और देखिए बाकी रिलेशन आता है हमारे पास ए और सी के लिए। ए और सी के लिए अगर मैं देखूं तो ए और सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन और हम यहां से लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फॉर एक्स फॉर बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स फॉर बी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी फॉर एक्स फॉर ए। ठीक है, ये बात समझ में आती है, यहां से देखा हमने। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y तो क्या है, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी a और b में बराबर है, तो x का डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए इससे। x का इनिशियल वेलोसिटी, x का इनिशियल वेलोसिटी फॉर b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। और इनिशियल वेलोसिटी x का क्या है फॉर c के लिए, सी पार्टिकल के लिए, सी फुटबॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये बी से भी बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ux इज ग्रेटर देन सी फॉर ux ग्रेटर देन फॉर बी एंड ux इज ग्रेटर देन फॉर ए। ठीक है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसके लिए होगा, फुटबॉल सी के लिए होगा, और सबसे छोटा किसके लिए होगा, वाई के लिए होगा। ठीक है, इससे हमको क्या बेनिफिट और मिला है, इससे हमको बेनिफिट ये मिला है कि t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। तो क्या मैं इससे कोई और इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकता हूं, बिल्कुल इससे एक और इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमसे सबसे पहले क्या पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटेस्ट फॉर ए ओनली, ग्रेटेस्ट फॉर सी ओनली नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास में y पर, uy पर, 2uy डिवाइडेड बाय g, 2uy डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो किस किस का y डायरेक्शन का वेलोसिटी इक्वल है, a और b का y डायरेक्शन का वेलोसिटी इक्वल है, यानी कि a और b का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होना चाहिए, a और b का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल फॉर a एंड b, यानी कि a के लिए फॉर a ऑप्शन आर इज करेक्ट। ठीक है, b का देखता हूं, uy बाय ux के लिए बात करते हैं। uy बाय ux के लिए बात करेंगे तो uy बाय ux कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, uy बाय ux uy डिवाइडेड बाय ux। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर uy बाय ux मैक्सिमम चाहिए तो uy की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए है, मैक्सिमम uy का वैल्यू है a और b के लिए। ठीक है, और मिनिमम ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। ux मिनिमम किसके लिए है, a के लिए मिनिमम है, और a के लिए क्या है, मैक्सिमम है y का वैल्यू, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम फॉर a, दिस uy बाय ux इज मैक्सिमम फॉर फुटबॉल a। ठीक है, uy बाय ux किसके लिए मैक्सिमम होगा, दिस वन इज मैक्सिमम फॉर फुटबॉल a। ठीक है, यानी कि b का ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, b का करेक्ट ऑप्शन इज p। ठीक है, बाकी सारे चेक कीजिए क्या a और b में इक्वल होगा, नहीं, b और c का इक्वल होगा, c के लिए ग्रेटेस्ट होगा, नहीं। चलिए ux के लिए बात करता हूं, ux के लिए बात करें तो ux किसका सबसे बड़ा आया था, c के लिए सबसे बड़ा आया था। ठीक है, तो ux इज ग्रेटर देन फॉर c, हमारा हो जाएगा q। ठीक है, बचता है d को चेक कर लेते हैं, ux इंटू uy। ठीक है, ux इंटू uy, जरा ux इंटू uy को चेक किया जाए, मल्टीप्लाई कीजिए ux फॉर a। ठीक है, ux फॉर a किसका, y का वैल्यू किसके लिए बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है y का वैल्यू इसके लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं b और c में रिलेशन, अच्छा ये देखिए, ये रिलेशन सीधा सीधा दिया हुआ है ux इंटू uy का, ये रहा रिलेशन सीधा सीधा,
ठीक है, तो ये किसके लिए बराबर है, ux इंटू यू वाई का वैल्यू b और c के लिए इक्वल है। ux इंटू यू वाई इज इक्वल फॉर b एंड c, यानी कि d का ऑप्शन कौन सा हो गया, d इज फॉर s। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फ्रिक्शन का कोलैबोरेशन किया गया है रिलेटिव मोशन के साथ में। देखिए, टू ब्लॉक्स 1 एंड 2 आर प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक 1 एंड द इंक्लाइन प्लेन इज μ1 इज 0.2 एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक 2 एंड द इंक्लाइन प्लेन इज 0.3। इस ब्लॉक के बीच में और इसके इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। ठीक है, सेकंड वाले ब्लॉक के बीच में और इसके बीच में सरफेस के इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3। ठीक है, फिर आगे कहता है कि द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक्स को रेस्ट से रिलीज किया गया है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द फ्रंट फेसेस ऑफ द टू ब्लॉक्स विल बी इन द लाइन। देखो, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। ठीक है, मेरे पास ये एक इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पर, ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है और एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, एक ब्लॉक नीचे रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक को इसके साथ लाइन पे आने के लिए दोनों ब्लॉक एक साथ रिलीज किए गए हैं, तो ये भी थोड़ा मूव करेगा, वो भी थोड़ा मूव करेगा। हो सकता है वो ज्यादा फास्ट मूव कर जाए, तभी ये क्या करेंगे, दोनों सेम लाइन पे आ जाएंगे। ये मूव करके यहां आया, वो ऊपर वाला मूव करके यहां आया, दोनों सेम लाइन पर एक टाइम के बाद आ जाते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कितने टाइम के बाद दोनों सेम लाइन पे आएंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया कितने टाइम के बाद दोनों के दोनों सेम लाइन पर आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुछ नहीं करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इसका। अगर मैं ब्लॉक 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक 1 का मास मान लीजिए m1 होगा, इधर लगेगा m1g, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कितना, m1g cos 45, दिस वन इज, ये कंपोनेंट हो जाएगा m1g cos 45 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m1g sin 45। ठीक है, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैं कह देता हूं F1। ठीक, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, इस ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक चल रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक चलता है A1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। ठीक है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन बनेगा F1 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू, ये ब्लॉक 1 है, μ1 इंटू n1, इसका नॉर्मल मान लेते हैं n1 होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। सेकंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, ये है सेकंड ब्लॉक, इस पर लगने वाला है नीचे m2g, एक कंपोनेंट इधर लगेगा m2g sin 45 और एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगेगा m2g cos 45। ठीक है, नॉर्मल लगेगा इस ब्लॉक से n2। ठीक है, अब ब्लॉक मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन सरफेस के साथ हो रहा है इंक्लाइन प्लेन के, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ F2। ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है हमको, उसका यूज कर लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, μ2 इंटू n2। अब मुझे n1 और n2 का वैल्यू पता लग जाए, और ये वाला ब्लॉक मान लेते हैं सेकंड वाला ब्लॉक मूव कर रहा है A2 एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है, A2 एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहे हैं। तो आइए जरा बात करता हूं n1 और n2 के लिए। ठीक है, n1 और n2 के लिए इक्वेशन लिखता हूं। n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1g cos 45, n2 का वैल्यू हो जाएगा m2g cos 45। ठीक है, n1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, n1 इज इक्वल्स टू m1g cos 45 की जगह √2 रख देता हूं, ये हो गया मेरे पास n1 का वैल्यू। और n1 से मैं फ्रिक्शन 1 निकाल सकता हूं, फ्रिक्शन 1 का वैल्यू क्या है, μ1 इंटू n1। ठीक, जरा वैल्यूज पुट करता हूं, इसका वैल्यू कितना है, μ1 का वैल्यू था 0.2 इंटू m1g डिवाइडेड बाय √2, ये हो गया फ्रिक्शन 1 का वैल्यू। ठीक है, अब फ्रिक्शन 1 क्या, जो ब्लॉक 1 था, ब्लॉक 1 कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से एक a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था, ये इधर a एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए F net इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया गया। क्या बनता है इक्वेशन, m1g sin 45 यानी कि m1g √2 डिवाइडेड बाय माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, F1 के बराबर, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर,
ठीक है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.2 m1g डिवाइडेड बाय √2, ये फ्रिक्शन लग रहा था, इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा आपके पास में, m1 कैंसिल आउट हो जाएगा बचा, क्या हो गया ये 1 माइनस 0.2, ये बनेगा 0.8 g डिवाइडेड बाय √2, ये आ गया हमारे पास में a1 एक्सेलरेशन। इसको कैलकुलेट करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आएगा कितना 4√2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से a1 कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ब्लॉक के लिए देखते हैं, सेकंड ब्लॉक के लिए n2 का वैल्यू कितना आया था, सेकंड ब्लॉक के लिए n2 का वैल्यू m2g डिवाइडेड बाय √2 आया था। ठीक है, ये नॉर्मल का वैल्यू आया था सेकंड ब्लॉक के लिए। सेकंड ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आता है, फ्रिक्शन का वैल्यू μ2 इंटू n2। जरा μ2 का वैल्यू देखिए कितना था, 0.3 था क्या, यस 0.3। ठीक है, 0.3 μ2 का वैल्यू रखता हूं 0.3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.3 इंटू m2g डिवाइडेड बाय √2, दिस इज f2, ये आ गया हमारे पास f2 का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए वापस इस पर इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का यूज करूंगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा था m1g sin 45, ये देखिए m2g sin 45, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो m2g sin 45 यानी कि m2g बाय √2 माइनस पीछे की तरफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 0.3 m2g डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, m2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बनता है 0.7 g डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू a2। ठीक है, यहां से a2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, यहां से a2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3.5 √2। ठीक है, a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, a2 इज इक्वल्स टू 3.5 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये a2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी देखिए अगर हम बात करें यहां से तो क्या इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, √2 मीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट गाइस, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज अंडर √2 मीटर्स। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन मिल गया है, दोनों ब्लॉक्स का मुझे एक्सेलरेशन मिल गया है, तो क्या मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, यस रिलेटिव एक्सेलरेशन a रिलेटिव इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2 माइनस 3.5 √2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मुझे पता था, √2 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब दोनों को रिलीज किया था तो रिलेटिव इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0 होगा ना, दोनों ब्लॉक्स को रिलीज किया गया है, हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था, तो s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। बस इस इक्वेशन में पुट कीजिए, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जब आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है √2, इनिशियल रिलेटिव स्पीड इज 0, दिस क्वांटिटी विल बिकम 0, हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0.5 यानी कि 1/2 इंटू √2 टी स्क्वायर, √2 से √2 कैंसिल आउट, टी स्क्वायर का वैल्यू 4, टी का वैल्यू 2 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि कितने टाइम के बाद दोनों सेम लाइन में आने वाले हैं, दोनों के दोनों सेम लाइन में आने वाले हैं 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन था, सो इट्स आंसर इज 2 सेकेंड्स, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, 2 सेकेंड्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, वन ट्विल्स अ सर्कुलर रिंग नियर द टिप ऑफ द वंस फिंगर एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से रिंग को उंगली पर नचा रहा है। ठीक है, आपने वो सुदर्शन चक्र के बारे में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण चक्र को इस तरीके से उंगली पर घुमाते हैं, कुछ इस टाइप से फिगर है, कुछ इस टाइप से बोला गया है क्वेश्चन में। इन द प्रोसेस द फिंगर नेवर लूजेस द कॉन्टैक्ट विद द इनर रिम ऑफ द रिम, द फिंगर ट्रेसेस आउट द सरफेस ऑफ अ कोन शोन बाय द डॉटेड लाइन। इस तरीके से फिंगर जो है कोन बनाता है ताकि ये रिंग से क्या रहे, कांटेक्ट ना छूटे, रिंग कंटिन्यूअसली उसके साथ सर्कुलर मोशन बनाए। द रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट वेयर द रिंग एंड द फिंगर इज इन कांटेक्ट इज स्मॉल r। ये जो रेडियस है, ये छोटा सा रेडियस दिया गया है स्मॉल r, ये वाला रेडियस बोला गया है स्मॉल r। द फिंगर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। फिंगर जो है ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है,
द रोटेटिंग रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये रिंग बिना स्लिप हुए रोटेट कर रहा है, यानी कि यहां पर एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका रिलेटिव मोशन जीरो होगा। रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला गया है। ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट वेयर द रिंग एंड द फिंगर इज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। The coefficient of friction between the ring and the finger is mu. Coefficient of friction भी दिया हुआ है, ठीक है। The acceleration due to gravity is, acceleration due to gravity is g बोला गया है। आइए क्वेश्चन क्या पूछता है, the minimum value of omega naught below which the ring will drop down। मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि उसके नीचे अगर हमने ओमेगा नॉट रखा तो हमारा रिंग गिर जाएगा, ठीक है। उसके बराबर एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से उसको रोटेट करवाते गए, उसके बराबर या उससे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी रखा तो हमारा ब्लॉक मूव नहीं, हमारा रिंग ड्रॉप नहीं होगा। बट अगर उससे कम वेलोसिटी, उससे उस मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहा, एंगुलर वेलोसिटी रहा, तो वो रिंग गिर जाएगा। वो मिनिमम वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर फोर्सेस डिपेक्ट कर दो बच्चों। पॉइंट ऑफ फोर्सेस, इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो ऊपर लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुका हुआ है, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, अगर मैं बात करता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब ये mg की वजह से तो नीचे आ जाता, बट अभी टिका हुआ है, ये उंगली पर टच होकर के ऐसे होल्ड कर रखा है रिंग में, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है। फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे गिर जाता, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है तो नॉर्मल यहां लगेगा, ठीक है, नॉर्मल यहां लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, फ्रिक्शन का वैल्यू इज म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन का वैल्यू इज म्यू इनटू एन। जरा कैलकुलेट कीजिए। आइए ये हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। आइए क्या क्या फोर्सेस हमारे पास लगने वाले हैं। एक तो फ्रिक्शन, सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन mg के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रोटेट हो रहा है, गिर नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन mg के बराबर होगा। वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, और क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो फोर्स है कुछ सेंट्रीपिटल जैसा कुछ काम करेगा। क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कुछ काम कर रहा है, ताकि ये इस ब्लॉक को, इस रिंग को क्या करवाए, ये रोटेट करवाता रहे। तो यस, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारे पास m टाइम्स ऑफ कितना एंगुलर वेलोसिटी था, ओमेगा नॉट, ठीक है। कौन सा सर्कुलर मोशन हो रहा है, r माइनस स्मॉल r, ये इसका रेडियस बनेगा, ठीक है। ये है इसका डिस्टेंस, दिस वन इज द रेडियस, r माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये अरे यार इसी के अबाउट तो ये रोटेशन करेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आ गया। यहां से ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। दिस इज द थर्ड कंडीशन। लिमिटिंग से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, कम या इसके ऑलमोस्ट बराबर हो सकती है। तो रख दीजिए वैल्यूज, यहां से उठा करके वैल्यू रखूंगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, mg के बराबर, mg लेस देन और इक्वल्स टू म्यू। नॉर्मल का वैल्यू कितना है बच्चा, नॉर्मल का वैल्यू इज m ओमेगा नॉट स्क्वायर r माइनस स्मॉल r, m से m मर गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ओमेगा नॉट का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा नॉट क्या आ गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g अपॉन म्यू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ओमेगा नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया ओमेगा नॉट का। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, उसने कोन वोन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखने में डरावना लगता है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मोशन का यूज किया गया है, फ्रिक्शन फोर्स का यूज किया गया है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का एक साथ यूज किया गया है। लॉज ऑफ मोशन
प्रॉपर तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज किया गया है, फ्रिक्शन फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फ्रिक्शन फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आपसे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यहां पर पूछा गया है कि आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पता है। चलिए, खासियत है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की खास बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी बता दो। अब बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी हमारे पास रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, बॉडी का रोटेशनल मोशन हो रहा है, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये होगा इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारे पास में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ मास ऑफ द रिंग इज mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। चलिए, प्लस हाफ। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो क्या कहा है उसने एक और बहुत अच्छी चीज बोली है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ना, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला गया है और इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट के बराबर है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो जो v वेलोसिटी है, क्या मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और रेडियस कितना है, जो गलती आप लोग करते हैं वो यहां पर कैपिटल R ले लोगे। ठीक है, यहां पर रेडियस कितना आएगा, r माइनस स्मॉल r। ये लीजिए, बस क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। वेलोसिटी को रखेंगे यहां पर हाफ m मास ऑफ द रिंग। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है, रिंग वेलोसिटी के साथ घूम रहा है ओमेगा नॉट का स्क्वायर r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। खोल दीजिए अब इसको, इस पूरे क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां से इसको सॉल्व करता हूं, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा नॉट, r बाहर निकाल दो, कितना बन गया, 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर, हमने r कॉमन निकाल दिया यहां से। ठीक है, r जब कॉमन आ गया, अब आपको क्या बोला गया है, स्मॉल r क्या है बच्चों, स्मॉल r बहुत बहुत छोटा है, स्मॉल r इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल R। अगर ये बहुत छोटा है तो 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकता हूं क्या मैं इसको, 1 माइनस स्मॉल r बाय, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ये वाला क्वांटिटी हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर, ये क्वांटिटी तो 1 हो गया, तो कितना हो गया m r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, m कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, सो थैंक यू सो मच गाइस। और इसी पैटर्न पर हम आपको जो जेई टारगेट का, जेई एडवांस का जो 45 डेज का क्रैश कोर्स अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सेम पैटर्न पर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस लेकर के आया था, मोस्ट प्रोबेबल 5 क्वेश्चंस थे, बट इसी पैटर्न पर हम लोग आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, हर चैप्टर का निचोड़ निकाल करके देने वाले हैं। ठीक है, और इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे बच्चों। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू एंड बाय बाय।